चले जी आगे बढ़ते हैं। अगला स्टैंडर्ड जो हमने आज के एजेंडा में कवर करना है वो है IS 38 इंटेंजिबल एसेट। IS 38 इंटेंजिबल एसेट। तो हमारे पास जो लिमिटेड से टाइम है उसमें हम IS 38 इंटेंजिबल के कॉन्सेप्ट्स वगैरह का रिकैप करते हैं और फिर देखते हैं कि किस हद तक हम इसके सवाल वगैरह सोल्व कर सकते हैं। सर IS 38 का जो ये स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है और इंटेंजिबल एसेट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जो कि IS 38 में प्रोवाइडेड है। देखिए, एक तो हमारी इंटेंजिबल एसेट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एसेट जिसकी कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। लेकिन IS 38 इंटेंजिबल एसेट को कैसे डिफाइन करता है? एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। यानी कि एक एसिड के अंदर ये अगर एक एसिड के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है और उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो इसे हम इंटेंजिबल एसेट कह रहे होंगे। अब व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफाइबल, व्हाट इज नॉन मॉनेटरी एंड व्हाट इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस? सर, सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाइबल की बात करें तो आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि या तो ये सेपरेबल हो या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो। या तो ये सेपरेबल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में इसका मतलब है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई पेटेंट एक्वायर करते हो, कोई कॉपीराइट लेते हो, कोई लाइसेंस एक्वायर करते हो, कोई फ्रेंचाइज राइट एक्वायर करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर करते हो, तो जनरली इस तरह की चीजें जो आप एक सेपरेट एग्रीमेंट के तहत, सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्वायर कर रहे होते हो, वो आइडेंटिफाइबल का क्राइटेरिया मीट करती है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में अराइज होती है। तो या तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो या फिर ये सेपरेबल हो, या फिर ये सेपरेबल हो यानी कि आप उसे अपनी एंटिटी से या अपने किसी पर्टिकुलर एसेट से सेपरेट कर सको। फॉर एग्जांपल, कि अगर हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात करें तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, वो बिजनेस के साथ जुड़ी भी रहती है। इसीलिए हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को IS 38 में इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। इसीलिए हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को IS 38 में इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टैंडर्ड IFRS 3 में रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल हमारे पास IS 38 के तहत इंटेंजिबल नहीं होता। तो पहला ही क्राइटेरिया ये है कि इंटेंजिबल एसेट एक आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए, या तो ये सेपरेबल हो या फिर किसी सेपरेट लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो। दूसरा ये है कि इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। ये आसान सी बात है, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि एट टाइम्स कुछ इंटेंजिबल एसेट्स को किसी डिवाइस में अगर इंस्टोर किया जा रहा है या इंटेंजिबल के अगेंस्ट कोई राइट है जिसे किसी पेपर पे लिखा जा रहा है, तो वो जो डिवाइस है या वो जो पेपर है वो देखा जा सकता है, वो छुआ जा सकता है। तो सिर्फ उस डिवाइस या उस पेपर की बेसिस पे हम उसे टेंजिबल एसेट नहीं बना दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से लाइसेंस का एग्रीमेंट करता हूँ, कॉपीराइट का एग्रीमेंट करता हूँ, पेटेंट का एग्रीमेंट करता हूँ, तो देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट जो कि इन राइटिंग साइन हो रहा होगा। लेकिन वो सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, वो पेपर की वैल्यू उस अंडरलाइंग राइट्स की वैल्यू पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो पेपर सिर्फ इस चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो ये इंटेंजिबल ही रहेगा, ये टेंजिबल नहीं बन जाएगा। इसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या कोई भी ऐप वगैरह है, तो हो सकता है उसको किसी ना किसी हार्ड ड्राइव में या USB ड्राइव में या सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है। तो ऑल्दो कि वो हार्ड ड्राइव या USB ड्राइव को आपको टेंजिबल फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन वो सिर्फ उस राइट को वहां पे, उस सॉफ्टवेयर को वहां पे सेव करने के लिए आ रही है। तो उस ड्राइव का फिजिकल फॉर्म में होने की वजह से ये सॉफ्टवेयर आपका टेंजिबल एसेट नहीं बन रहा होगा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि ये नॉन मॉनिटरी एसेट है। नॉन मॉनेटरी हम ऑलरेडी S 21 में कवर करके आ चुके हैं, जो कि आपका फिक्स या डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट को रिप्रेजेंट ना करे अदर देन फिक्स या डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स। राइट है आपका, बेनिफिट है, इसे आप मॉनेटरी टर्म में, करेंसी की टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीजें हमारे इस तरह की चीजें हमारे पास इंटेंजिबल एसेट के तौर पे अकाउंट फॉर की जाएगी। अब इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया सेम वही है जो कि हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफरेंट तरह के एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बताता है कि it is probable that future economic benefit associated with the asset will flow towards the entity and the cost can be reliably measured। अगर किसी एसेट के नतीजे में इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल हो जाता है और उस एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाती है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा, हम इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करने लग रहे होंगे।
कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल तो हमें समझ आता है, एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना जरूरी है, ये बात हम जानते हैं। देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस या बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि एक थॉट ये क्रिएट करती है कि यार उनको ऐसा इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन हम उनको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात करूं, तो यस एक वजह तो है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल सेपरेबल नहीं है, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड ना करने की दूसरी रीजन ये है कि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। भाई जितने भी बिजनेस हैं जो कि ओवर द इयर्स अपनी एक ब्रांड अपना एक गुडविल क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं आइडेंटिफाई हो सकता कि भाई उस गुडविल के लिए उसने कितनी कॉस्ट इनकर की, उस ब्रांड के लिए उसने कितनी कॉस्ट इनकर की। बिजनेस तो अपने गुड्स के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर 10,000 तरह के खर्चे कर रहा होता है। क्योंकि उसमें से पर्टिकुलरली कौन से खर्चे हैं जिन्होंने गुडविल में वैल्यू ऐड की, ये कभी डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हो या अपने एम्प्लॉयज वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह करवाते हो, तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? इवन तो कि ट्रेनिंग पे जो खर्चा हुआ वो हमें पता है कितना है, इवन तो कि एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा हुआ वो हमें पता है कितना है। इसलिए इसे एज एसेट एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं है। ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाई, वो कंपनी छोड़ के जा सकता है, वो मर सकता है, वो पागल हो सकता है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, वो एडवर्टाइजमेंट आपकी फेल हो सकती है, वो आपका डिजायर्ड आउटपुट या रिजल्ट अचीव ना करे। तो इंटेंजिबल एसेट बनने के बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तो जाकर हम एक इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब जब हम इंटेंजिबल के अलावा बाकी एसेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें, तो उनको 2 से 3 मोड्स ऑफ एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर किया जाता है। या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने परचेस की होगी, या खुद बनाई होगी, या गवर्नमेंट के तौर पे मिल गई होगी, ग्रांट के तौर पे मिल गई होगी। लेकिन इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन है वो 6 हैं। यानी आप एक इंटेंजिबल को डिफरेंट 6 तरह के मोड ऑफ एक्विजिशन से एक्वायर कर सकते हो सकता है कि इंटेंजिबल एसेट आपने सेपरेट एक्विजिशन के तौर पे एक्वायर किया हो सकता है कि इंटेंजिबल आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया हो सकता है कि हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हो सकता है कि इंटेंजिबल हमने इंटरनली खुद जनरेट किया हो अदर देन गुडविल, कोई फॉर्मूला, कोई रिसर्च, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई भी चीज हमने खुद बनाई हो सकता है इंटेंजिबल हमने एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में एक्वायर किया हो सकता है कि इंटेंजिबल हमें गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर किया हो, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू हमें इंटेंजिबल मिले। अब IS38 डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन का हमें ये बताता है कि इंटेंजिबल को इन डिफरेंट सिनेरियोस में, इन डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन में आप किस किस वैल्यू पे इनिशियली मेजर कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेपरेट एक्विजिशन की, यानी कि मैं एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक सेपरेट एग्रीमेंट, एक सेपरेट ट्रांजेक्शन के थ्रू इंटेंजिबल एक्वायर करता हूं, कोई ट्रेडमार्क, कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट, कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट, कुछ भी एक्वायर करता हूं एज अ इंटेंजिबल, तो जो भी मैंने उस इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करने के लिए प्राइस पे की, इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज बट एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और जो भी उस इंटेंजिबल से रिलेटेड हमारी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, इससे हम इंटेंजिबल की एसेट में कैपिटलाइज कर रहे हैं, इससे हम इंटेंजिबल की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि इंटेंजिबल किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया गया हो। जब मैं बात कर रहा हूँ ना इंटेंजिबल किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया गया हो, तो मैं सब्सिडरी की गुडविल की बात नहीं कर रहा, मैं सब्सिडरी की गुडविल की बात नहीं कर रहा। जब हम एक सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं, तो सब्सिडरी के पास गुडविल के अलावा भी और इंटेंजिबल्स आ रहे होते हैं, कि सब्सिडरी के पास कोई ब्रांड है, सब्सिडरी के पास कोई ट्रेडमार्क है, सब्सिडरी के पास कोई पेटेंट है। तो वो जब सब्सिडरी एक्वायर करते हैं और उसके साथ जो जो इंटेंजिबल आ रहे होते हैं, वो आपके पास इंटेंजिबल एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आ रहे होते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप सब्सिडरी के साथ जितने भी इंटेंजिबल एक्वायर करोगे, ब्रांड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन के इंटेंजिबल्स को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं होती, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को तो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को तो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इंटेंजिबल हो सकता है कि हमने एक्सचेंज, हमने बार्टर ट्रांजेक्शन के थ्रू एक्वायर किया हो।
अगर आप एक इंटेंजिबल को एक्सचेंज बार्टर ट्रांजेक्शन के थ्रू एक्वायर करते हो, इसके लिए रूल सेम वही है जो हमने आई 16 में पढ़े थे। यानी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम आने वाले इंटेंजिबल को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू की बेसिस पे मेजर करें। अगर जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आने वाले इंटेंजिबल को इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू पे मेजर करें। और अगर जाने वाले एसेट और आने वाले इंटेंजिबल दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सक्सेस नहीं है, तो आने वाले इंटेंजिबल को जाने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे। पहली प्रायोरिटी क्या है कि हम इंटेंजिबल की कॉस्ट लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, यानी कि जो एसेट हमने दिया उसकी फेयर वैल्यू, प्लस माइनस अगर हमने कोई कैश पे या रिसीव किया है। इन केस की जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो, तो फिर हम इंटेंजिबल को इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और इन केस की जब दोनों ही फेयर वैल्यूज अवेलेबल ना हो, या कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग हो, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो फिर हम इंटेंजिबल को कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश पेड और रिसीव पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यानी कि हमारे पास जो एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट, प्लस अगर हमने कोई कैश पे किया, माइनस अगर हमने कोई कैश रिसीव किया, इस वैल्यू पे हम आने वाले इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर देंगे। देन अगर हमें इंटेंजिबल बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट दिया जा रहा है, अगर हमें इंटेंजिबल बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट दिया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट ने आपको कोई राइट दे दिया, कोई माइनिंग राइट दे दिया, कोई फिशिंग राइट दे दिया, कोई ट्रेडिंग राइट दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट ग्रांट के इंटेंजिबल को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या तो हम गवर्नमेंट ग्रांट के इंटेंजिबल को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या फिर जो भी हमारी नॉमिनल कॉस्ट या नॉमिनल कंसिडरेशन वगैरह लगी है, उस नॉमिनल कॉस्ट नॉमिनल कंसिडरेशन पे हम इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर एक इंटेंजिबल आपको गवर्नमेंट कोई राइट दे देती है, कोई माइनिंग राइट दे, कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट दे, कोई फिशिंग राइट दे, कोई और राइट दे दे, तो या तो आप उस राइट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो रही होगी। जैसे जैसे आपका इंटेंजिबल एमोटाइज होता जाएगा, वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट भी एमोटाइज होती जाएगी। और अगर आप इसे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो कि भाई आपके अभी तो कुछ छोटे मोटे खर्चे हुए होंगे ना, लीगल प्रोसेसिंग, प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह, आप इसे सिंपली नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करके सिंपली अमोर्टाइज करते हो। ये हमारे पास 5 मोड ऑफ एक्विजिशन थे। जो मेजर डिस्कशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से होती है वो होती है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल अदर देन गुडविल। सर बहुत सारी कंपनीज इंटरनली इंटेंजिबल एसेट्स को जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल कि जनरली जो फार्मा कंपनीज होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर्स करती है, नई मेडिसिन नई वैक्सीनेशन को इन्वेंट करने के लिए। या जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट कर रही होती है, नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करने के लिए। अगर एक इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट किया जा रहा है, चाहे फिर वो कोई फॉर्मूला है, वैक्सीन है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के लिए आईएएस 38 में बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की गई है। तो शॉर्ट में डिस्कस करूंगा कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के पूरे प्रोसेस के अंदर, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के पूरे प्रोसेस के अंदर जितना आपका खर्चा होगा, उसे आप दो फेजेस में तोड़ दोगे। वन इज रिसर्च फेज and the second one is डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में बेसिकली हम जो इन्वेंट करना चाह रहे हैं, जो डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग नॉलेज गैदरिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अगर आप कोई वैक्सीनेशन बनाना चाह रहे हो, कोई मेडिसिन बनाना चाह रहे हो, कोई इन्वेंट्री, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना चाह रहे हो, तो पहले आप एक फैक्ट फाइंडिंग नॉलेज फाइंडिंग एक्सरसाइज करते हो ना। तो ये जनरली सारा प्रोसेस रिसर्च फेज का कहलाया जाता है। वंस जब आप सारी नॉलेज और फैक्ट फाइंडिंग एक जगह कर लेते हो, आपके पास एक टेक्निकल फिजिबिलिटी आती है कि हाँ यार ये चीज बन सकती है, तो आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च फेज में हमारा जितना भी खर्चा होगा, रिसर्च फेज में हमारा जितना भी खर्चा होगा, ये हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसे हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे, जिसमें हमारी फिजिबिलिटी के खर्चे आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिसर्च खर्चे आ रहे होंगे। रिसर्च फेज के बाद आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटी आ गई, आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट फेज में भी जितना खर्चा होगा, वो सारा एक्सपेंस आउट होगा, वो सारा एक्सपेंस आउट होगा, अनलेस कि आपका कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। रिसर्च फेज का खर्चा तो हर हाल में एक्सपेंस आउट होगा। डेवलपमेंट फेज का खर्चा, टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद डेवलपमेंट फेज का जो भी खर्चा होगा, वो भी एक्सपेंस आउट होगा, अनलेस कि हमारा कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो जाए। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो टेक्निकल फिजिबिलिटी आ रही होगी कि हाँ एसेट कंप्लीट हो सकता है, फिर हमारी इंटेंशन हो उसे कंप्लीट करने की,
फिर एसेट को बनाने के बाद उसे यूज या सेल करने की एबिलिटी यानी कि औकात हो, हमारे पास इनफ टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज हो कि हम इसे कंप्लीट कर सके, हम इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फोरकास्ट कर सके कि प्रोबेबल होंगे, और सारे एक्सपेंडिचर्स की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। अगर ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पूरा होता है तो आपका डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज हो रहा होगा। कुछ चीजें जो आपने जहन में रखनी है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि देखें, अगर मैं कोई इंटरनली इंटेंजिबल जनरेट कर रहा हूं तो रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि हमने पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च या फुली कंप्लीटेड रिसर्च एक्वायर की, रिसर्च एक्वायर की, तो अगर एक्वायर्ड रिसर्च है, चाहे वो फुली कंप्लीटेड है चाहे वो पार्शियली कंप्लीटेड है, एक्वायर्ड रिसर्च को आप लाजमी कैपिटलाइज करोगे, एक्वायर्ड रिसर्च को आप लाजमी कैपिटलाइज करोगे। नहीं, मैं पेरेंट सब्सिडी की बात नहीं कर रहा। जब आप पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप में सब्सिडी को एक्वायर करते हो तो सब्सिडी के सारे इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करते हो, फिर चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। मैं बात कर रहा हूँ तुमने सब्सिडी को एक्वायर नहीं की, तुमने कोई रिसर्च एक्वायर की। ऐसा हो सकता ना कि ये कोई किताब लिख रहा हो, इसने भी आधी अधूरी लिखी है, मैंने इससे आधी अधूरी खरीद ली। ये कोई फॉर्मूला बना रहा है, इसने भी कंप्लीट नहीं किया, मैंने इसे खरीद लिया। अगर रिसर्च एक्वायर की जा रही है तो चाहे वो कंप्लीटेड हो चाहे वो पार्शियली कंप्लीटेड हो, एक्वायर्ड रिसर्च को आप लाजमी कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, अगर आपने रिसर्च एक्वायर की और वो कंप्लीटेड है तो उसको एक्वायर करने के बाद आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट फेज का पता है हमें क्या करना है, कि कैपिटलाइजेशन होगी अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे तो फिर एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर तुमने पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च एक्वायर की तो अभी डेवलपमेंट फेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद भी कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जो तुमने रिसर्च एक्वायर की पार्शियली कंप्लीटेड उसको कैपिटलाइज करोगे, लेकिन जो तुम फर्दर रिसर्च करोगे ये एक्सपेंस आउट हो। लेकिन जो तुम फर्दर रिसर्च में खर्चा करोगे ये तुम्हारा एक्सपेंस आउट ही किया जा रहा होगा। क्या ये बातें समझ आती हैं? सर हमने इंटेंजिबल को इन डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन में या तो कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे या डिफरेंट बेसिस पे हमने रिकॉर्ड कर ली। अब रिकॉर्ड करने के बाद जिस तरह से एक डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएट होता है ना, इस तरह से इंटेंजिबल में हमारे पास अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इंटेंजिबल में हमारे पास अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरली जो एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स की फॉर्म में होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी चीजें हो गई जो कि डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, ये एसेट्स वक्त के साथ साथ वियर एंड टियर में जा रहे होते हैं, इनमें जंग भी लग रहा होता है, खराबी भी आ रही होती है, खराब भी हो रही होती है। तो जनरली डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमारे पास यूजफुल लाइफ अवेलेबल होती है हमेशा। इंटेंजिबल के केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ अवेलेबल हो, इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ अवेलेबल ना हो। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लिखा, यहाँ पे इनडेफिनाइट लिखा। इनफाइनाइट का मतलब हो जाता है लामहदूद। यहाँ पे ये नहीं है कि इसकी यूजफुल लाइफ इनडेफाइनाइट है, यहाँ पे ये है कि इसकी यूजफुल लाइफ है, हमें पता नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो इंटेंजिबल की या तो यूजफुल लाइफ डिफाइंड होगी या अनआइडेंटिफाइड होगी, इनडेफिनाइट होगी। अगर तो एक इंटेंजिबल जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है, चूंकि इसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है, हम इसे अमोटाइज नहीं कर रहे होंगे, हम इसे अमोटाइज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन हर साल के आखिर में दो काम करेंगे, हर साल के आखिर में दो काम करेंगे। एक तो हर साल के आखिर में इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, दूसरा हर साल के आखिर में इसकी यूजफुल लाइफ को रिव्यू करेंगे, रीअसेस करेंगे कि कहीं ये इनडेफिनाइट से डिटरमाइन तो नहीं हो गई, फाइनाइट तो नहीं हो गई। अगर एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है, हमें नहीं मालूम, तो हर साल के आखिर में यहाँ पे दो काम होंगे। ये थ्योरी में ना बातें लिखी जाती है जब थ्योरी का सवाल आ जाता है कि अगर इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट हो, आप हर साल आप इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं करोगे, हर साल के आखिर में इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, और हर साल के आखिर में इसकी यूजफुल लाइफ को रिव्यू रीअसेस किया जाएगा कि कहीं ये फाइनाइट तो नहीं होगा। अगर इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है तो जो भी इसकी यूजफुल लाइफ है इसे अमोर्टाइज किया जाएगा। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी प्लांट मैनेजमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं तो हम डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू।
इंटेंजिबल के केस में आप जब इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करोगे तो आप रेजिडुअल वैल्यू को 99% केसेस में जीरो ही कंसिडर करोगे, अनलेस कि जो इंटेंजिबल आप अमोर्टाइज कर रहे हो इसकी कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, या फिर आपके पास थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो कि वो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इस एसेट को आपसे एक प्राइस पे बाय कर लेगा। 99% केसेस में इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जीरो कंसिडर करेंगे, अनलेस कि इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अब एग्जामिनर पता क्या करता है, एग्जामिनर रेजिडुअल वैल्यू दे देता है लेकिन एक्टिव मार्केट का जिक्र नहीं करता। तो अगर एग्जामिनर ने इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू दी है और एक्टिव मार्केट नहीं बताई तो हम इसको जीरो ही कंसिडर करेंगे, अनलेस कि वो कहे कि इसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है या हमारे पास कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट है कि वो यूजफुल लाइफ के एंड में से हमें उससे परचेज कर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर होगी, अदरवाइज रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। नहीं, वो बेसिकली आपसे टेस्ट ही ये करना चाह रहा है कि बगैर एक्टिव मार्केट की इन्फॉर्मेशन के ये रेजिडुअल वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रिन्यूअल का, कि एट टाइम्स इंटेंजिबल के केस में आपने एक इंटेंजिबल एक्वायर किया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और उसमें कोई रिन्यूअल का ऑप्शन हो सकता है, उसमें कोई रिन्यूअल का ऑप्शन हो सकता है। अगर तो इंटेंजिबल के केस में कोई रिन्यूअल का ऑप्शन है तो फिर आप ये देखोगे कि जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो मटेरियल है या नहीं, जो रिन्यूएबल कॉस्ट है वो मटेरियल है या नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट मटेरियल है तो फिर आप अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ लोगे लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ प्लस रिन्यूअल, और अगर सॉरी लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ विदाउट रिन्यूअल। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट इमटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, तो आप अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ लोगे लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ प्लस रिन्यूअल लाइफ। देखिए क्या मतलब इन दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेक में मछली पकड़ने का गवर्नमेंट से फिशिंग राइट लिया। आपने एक लेक में मछली पकड़ने का गवर्नमेंट से फिशिंग राइट लिया 5 साल का। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको 5 साल का फिशिंग राइट दे रहे हैं, आप 5 साल इसे एक्सटेंड कर सकते हो, आप 5 साल इसे एक्सटेंड कर सकते हो। अब लेट्स से कि एक्सटेंशन के केस में हमें जो रिन्यूअल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो सिग्निफिकेंट है। आज हमने 10 मिलियन पे किया 5 साल तक मछली पकड़ने के, 5 साल के बाद अगर मैं मजीद 5 साल इसे एक्सटेंड करना है तो मैं 8 मिलियन पे करने पड़े, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। अब आप इसे डेप्रिशिएट करोगे लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। सर हमारी लीगल लाइफ कितनी है, 5 साल। उस लेक में मछली की भी तो कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होगी। लेट्स से कि उस तालाब पे मछली 50 साल तक रहने वाली है, तो फिर मैं 5 साल पे से डेप्रिशिएट करूंगा। लेकिन 3 साल बाद वहां पे मछली खत्म हो जाएगी तो फिर मैं इसे 3 साल पे अमोर्टाइज करूंगा। तो लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ विदाउट रिन्यूअल। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट होती, गवर्नमेंट कहती है कि 10 मिलियन में तुम्हें 5 साल का फिशिंग राइट दे रहे हैं, मजीद 5 साल एक्सटेंड कर लेना 2 लाख रुपए देकर, तो अभी इनसिग्निफिकेंट है। तो अब मैं इसे डेप्रिशिएट करूंगा लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ प्लस रिन्यूअल लाइफ। लीगल लाइफ रिन्यूअल लाइफ कितनी हो गई, 10 साल। अगर तो वहां 50 साल तक मछलियां हैं आप 10 साल में डेप्रिशिएट करें, अगर वहां 7 साल मछलियां हैं तो फिर आप लोअर पे 7 साल पे से अमोर्टाइज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? यस, क्योंकि अब पुराना वाला ऐसे पूरा डेप्रिशिएट हो गया होगा, अब जब मटेरियल फी पे करोगे तो दोबारा वो इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड हो।
हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे, गुडविल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन वो IAS 38 का इंटेंजिबल नहीं होता, वो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टैंडर्ड के तहत रिकॉर्ड होता है। और सर एक लास्ट छोटी सी बात है कि जिस तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल था, यहाँ भी हमारे पास इंटेंजिबल की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे IAS 16 का कॉस्ट मॉडल था, कि हर साल के आखिर में इंटेंजिबल अमोर्टाइज होगा, जब जब इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट होंगे तब तब उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। रिवैल्यूएशन मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे IAS 16 का था, कि हर साल के आखिर में इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करेंगे और इसको रिवैल्यू करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इंटेंजिबल एसेट के केस में रिवैल्यूएशन मॉडल उसी वक्त अप्लाई किया जा सकता है जब आपके इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है, अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन के रूल सारे वही हैं कि अगर पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहली बार डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो रिवैल्यूएशन लॉस, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है तो पहले पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है हमें? और जिस तरह से हम अपने पास IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर बनाते थे कि डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के लिए डिफरेंट कॉलम बनाते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी इंटेंजिबल के केस में डिफरेंट क्लास ऑफ इंटेंजिबल के लिए डिफरेंट कॉलम बनाए जाएंगे। एक कॉस्ट की मूवमेंट आ रही होगी, एक एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की मूवमेंट आ रही होगी, कैरिंग वैल्यू, मेजरमेंट मॉडल, अमोर्टाइजेशन मेथड और यूजफुल लाइफ वगैरह मेंशन की जाएगी। क्या ये बातें समझ आती है हमें? चलिए सर, आज की डिस्कशन को हम यही तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से लास्ट सेशन हमारा कल होगा, तो कल हमारी मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि हम IAS 1037 को भी कवर करें और एक आधा सवाल, दो सवाल हम IAS 38 के भी कवर कर सकें। तो आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखना है। थैंक यू।